this channel 143 episode, the last episode of the day. Let's start. सिक्योरिटी वाले ने हाथ देकर रुकने का इशारा किया। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और गेट खोलने का इशारा किया। तब उस गार्ड ने कहा, सॉरी सर, आपकी गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है, आपको यहां से वॉक करके जाना होगा। आदित्य समझ गया कि यह सब उसे नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा था। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और चाबी सिक्योरिटी को देकर वो आगे बढ़ने लगा। तभी सिक्योरिटी हेड भागता हुआ आया और उसने अपने जूनियर से चाबी वापस लेते हुए आदित्य से कहा, आदित्य शंकर, तुम्हें खुद जाकर गाड़ी सड़क के उस तरफ पार्क करनी है। अब आपको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने से मना किया गया है। आदित्य गाड़ी से बाहर खड़ा होकर यह बहस कर ही रहा था कि उसकी नजर शारदा की गाड़ी पर गई, जो अभी गेट पर आई थी। उसने देखा कि उसके साथ देविका और चंद्रगुप्ता भी हैं। सिक्योरिटी ने उनके लिए गेट खोला और उनकी गाड़ी अंदर चली गई। देविका ने आदित्य की तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं और अगले ही सेकंड उनकी कार अंदर थी। वो गुस्से से गाड़ी में बैठा और उसने जोर से दरवाजा लगा लिया। कुछ देर बाद वो गाड़ी पार्क करके पैदल बख्शी विला की तरफ बढ़ा। इस बार सिक्योरिटी ने उसकी जेब चेक की और एक स्निफर डॉग को उसे सूंघने के लिए छोड़ा। डॉग के पैरों में गीली मिट्टी थी, जिस वजह से आदित्य के पूरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। आदित्य ने डॉग को धक्का देकर साइड किया तो वो भौंकने लगा और बाकी सिक्योरिटी वालों के चेहरे पर हंसी खिल गई थी। आदित्य अंदर बख्शी विला की तरफ चलने लगा। उसे आज वैसा ही महसूस हो रहा था जब उसे पहली बार आने पर हुआ था। कुछ ही देर में वो बख्शी विला के अंदर घुसा। वहां खड़े एक सर्वेंट ने उसे मीटिंग हॉल का रास्ता बताया और आदित्य उस तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके फोन पर उसकी मां का कॉल आया। आदित्य ने फोन उठाया और मां ने पैनिक होते हुए कहा, आदि बेटा, पुलिस हमारे घर की तलाशी ले रही है। उन्हें शक है कि तुमने गौतम को गायब किया है। आदित्य ठहर गया और उसने एक लंबी सांस ली। फिर शांत आवाज में कहा, मां, आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गुड़गांव में हूं और गौतम गोरखपुर में था। तभी मां के हाथ से फोन छीनने जैसी आवाज आई और फिर आदित्य के पापा ने कहा, आदित्य, पूरे घर को पुलिस ने भंगार बना दिया है। पुलिस का कहना है कि तुमने जो टैक्सी बुक की थी उसके ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है और तुमने उसे शांति नगर ले जाने की बात कही है, जहां हमारा ऑफिस है। आदित्य जानता था कि यह सच है, पर उसे सच नहीं बोलना था, बल्कि उसे वो बोलना था जो इस वक्त के लिए सही हो। पर यह सोचकर उसने कहा, पापा, मैंने गौतम को कुछ नहीं किया है, आप टेंशन मत लो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। तभी पीछे से आदित्य के पापा को पुलिस वाले ने कुछ कहा और उसके बाद आदित्य के पापा ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम मुझे अपने गुड़गांव वाले घर का एड्रेस भेजो। ठीक है पापा, मैं आपको मैसेज करता हूं। इतना कहते ही आदित्य ने फोन काटा और उसके माथे पर चिंता की सलवटें आ गई। कुछ कदम की दूरी पर मीटिंग रूम था, जहां उसका बख्शी सर इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ घर पर गौतम था, जिसे अब आदित्य को छुपाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके एड्रेस भेजते ही गुड़गांव पुलिस की टीम उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देगी। आदित्य मुड़ा और वापस अपने घर के लिए निकल गया। उसने रास्ते से गड्ढा खोदने के लिए फावड़ा खरीदा और अपने पापा को एड्रेस भेज दिया, लेकिन उसने जानबूझकर हाउस नंबर गलत डाला था ताकि पुलिस को उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगे। कुछ ही देर में आदित्य घर आ गया और उसने आते ही अपने गार्डन में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गौतम की रेजर से लगी चोट के कारण आदित्य को फावड़ा चलाना मुश्किल हो रहा था और हर बार फावड़ा जमीन पर मारते ही उसकी दर्द से चीख निकल रही थी। कुछ आधे घंटे के अंदर उसने 4 फीट का गड्ढा खोद दिया था। गौतम की हाइट कम थी, इसलिए शायद इतने गड्ढे में वो आराम से जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ बख्शी विला के मीटिंग रूम में सब लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन सभी आदित्य का इंतजार कर रहे थे, जो अभी तक नहीं आया था। तब सुशील ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आदित्य आने वाला है। जिसे तुम सब अपना सगा मानते थे, वो सिर्फ एक पाखंडी था, जिसने पहले मिसेस शारदा को पागल बनाया, फिर मेरे फादर मिस्टर बख्शी का इस्तेमाल किया। मीटिंग रूम की लंबी टेबल पर देविका, शारदा, चंद्रगुप्ता, अनामिका, अवनी, विनोद, अनुराग, निखिल, जुबेर, वजीर सभी लोग थे। अभी तक बख्शी वहां नहीं आए थे, जिस वजह से शारदा ने सुशील को टोकते हुए कहा, सुशील, मिस्टर बख्शी को तो बुला लो, या हमें बच्चों से बात करने के लिए बुलाया है। सुशील ने रुककर शारदा की तरफ देखा और कहा, मैडम, वो जनरल बख्शी हैं, वो किसी का इंतजार नहीं करते, लोग उनका इंतजार करते हैं। आपके दामाद को एक बार फोन लगाइए, हमारे कहने से तो वो नहीं आया।
शायद आपकी रिस्पेक्ट करता हो और वो आ जाए। शारदा को सुशील की टोन में सरकाजम लगा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। देविका ने जब यह देखा तो उसने संभालते हुए कहा, लेट मी कॉल हिम। वहीं आदित्य अपने घर में गौतम को उठाकर गड्ढे में रखने की कोशिश में लगा हुआ था। उसे सीधा रख पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आदित्य ने उसके हाथों को उसके पैरों से बांधा, जिससे गौतम का शरीर एक तरीके से सिकुड़ गया था। और अब जब आदित्य ने उसे गड्ढे में डाला तो वो आसानी से अंदर फिट हो गया। इसके बाद आदित्य ने गड्ढे के ऊपर एक लोहे की ग्रिल रखी और उसके ऊपर एक बोरा रखा, जिस पर उसने फिर हरी घास जमा दी। आदित्य जब अंदर आया तो उसने अपना फोन देखा। उस पर देविका के 3 मिस्ड कॉल थे। आदित्य ने फोन साइड में रखा और उसे ध्यान आया कि गाड़ी के पीछे उसका ब्लड लगा हुआ था। तभी उसे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने झांक कर देखा तो पुलिस की गाड़ी थी। आदित्य ने देखा कि उसके कपड़ों पर मिट्टी है। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ दौड़ा और अलमारी से नए कपड़े निकालने लगा। इससे पहले कि वो कपड़े बदलता घर की घंटी बजी। वो तुरंत दौड़ता हुआ नीचे आया और उसने गेट खोला। दरवाजे के बाहर 3-4 पुलिस वाले थे। उनमें से सबसे सीनियर आगे आया और कहा, हाँ भाई, खबर आई है गोरखपुर से कि तुमने किसी को किडनैप कर लिया है। क्या बात हो गई भाई? तुझे देखकर तो नहीं लगता कि तू किसी को किडनैप कर सकता है। आदित्य अपने चेहरे पर फेक स्माइल ले आया और उसने कहा, वही तो बात है सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो अपने परिवार से मिलने गया था। सीनियर ऑफिसर थोड़ा और अंदर आया और उसने घर में नजरें घुमाते हुए कहा, देख भाई, पुलिस इतनी भी पागल नहीं है। कुछ तो कारण होगा कि उन्होंने तुम्हें तलब करने के लिए कहा। अब तुम्हारी परमिशन हो तो हम घर की जांच कर लेते हैं। आदित्य ने हाँ में इशारा किया और इसके बाद पुलिस के जाने का इंतजार करने लगा कि तभी देविका का फोन दोबारा आया। आदित्य ने फोन उठाया और तब देविका ने झट से पूछा, हेलो आदित्य, तुम कहां चले गए? देविका, घर पर पुलिस आई है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। आदित्य ने जवाब दिया। तभी देविका ने शॉक होते हुए पूछा, घर पर पुलिस? क्यों? कुछ नहीं, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। आदित्य, सब ठीक तो है ना? हमें अचानक बख्शी वाला बुलाया है पापा मां के साथ। क्या चल रहा है, कुछ बताओगे? देविका, सब ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर आदित्य ने फोन काट दिया। पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल कर चुकी थी। इसके बाद सीनियर ऑफिसर ने आदित्य को हाथ मिलाकर अलविदा कहते हुए कहा, देखा, मैंने तो कहा ही था कि तुम लगते ही नहीं किसी को किडनैप करने वाले। फिर उसने आदित्य की कोहनी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वैसे ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे ये तो मैं गोरखपुर गया था तब घर पर लग गई थी, तब से पट्टी लगाकर घूम रहा हूं। आदित्य ने झूठ बहुत सोचकर बोला था। उसने चाचा की दुकान पर जब सीसीटीवी देखा था जिसमें आदित्य नजर आ रहा था, तब उसके हाथ पर पट्टी नहीं थी। इसलिए अगर पुलिस उस वीडियो को भी देखेगी तो पहला शक आदित्य पर नहीं जाएगा। पुलिस जैसे ही घर से बाहर निकली, आदित्य अपनी गाड़ी में बैठकर बख्शी विला के लिए निकल गया। बख्शी विला के मीटिंग रूम में अब बेचैनी फैली हुई थी। आदित्य के इंतजार में हर कोई अपने हिसाब से ताने मार रहा था और सब समय की वैल्यू के गीत गा रहे थे। तभी दरवाजा खुला और मृणाली मीटिंग रूम में एंटर हुई। उसे देख अनुराग के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। वहीं देविका को परेशानी ने घेर लिया। तब सुशील ने एक स्माइल के साथ कहा, वेलकम मृणाली, तुम आई, ये हमारे लिए खुशी की बात है। देविका ने अपने पास वाली कुर्सी पर उसके लिए जगह बनाई और मृणाली उसके पास आकर बैठ गई। तब देविका ने हैरान होकर धीरे से पूछा, दीदी आप यहां कैसे? मुझे तो सुशील ने कॉल किया था, तुम क्यों आई हो? मृणाली ने पूछा। तब देविका ने उसी टोन में कहा, हमें भी कॉल किया था सुशील ने। सब कुछ ठीक है या आदित्य ने फिर कुछ और कर दिया? मुझे भी नहीं पता देविका, आई होप कि सब ठीक हो। इतने में ही मीटिंग रूम का दरवाजा खोला और आदित्य अंदर आया। उसके कपड़ों पर अभी भी मिट्टी के निशान थे जो पहले कुत्ते ने लगाए थे। उसे देखकर सुशील और निखिल के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने कहा, वेलकम आदित्य, तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कम से कम हमारे टाइम की वैल्यू तो तुम करते। सुशील ने कहा, लेकिन आदित्य ने उसे इग्नोर किया और उसने एक बार सभी की तरफ देखा।
उसकी नजर जब मृणाली पर पड़ी तो वो रुक गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मृणाली भी यहां पर होगी। तब अनामिका ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है आदित्य? मृणाली की नजर उस पर चली गई और उसे थोड़ी जेलसी फील हुई कि इसे आदित्य की इतनी फिक्र क्यों। तभी आदित्य ने रूड टोन में कहा, अनामिका, तुम्हारे चाचा ने पूरी कोशिश की है मुझे नीचा दिखाने की। पहले उन्होंने मेरी गाड़ी पार्क करवाई, उसके बाद स्निफर डॉग मिट्टी लेकर आए ताकि ये गंदगी मुझ पर डाल सके। आदित्य की इस बात पर सुशील नीचे मुंह करके हल्का सा मुस्कुरा रहा था और अनामिका ने उसे गुस्से से देखा। तभी सुशील ने सीरियस होते हुए कहा, आदित्य, हर आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम अपनी भूल गए थे जो मैं तुम्हें अब याद दिला रहा हूं। अब अगर उसमें तुम्हें बुरा लगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इसके बाद सुशील ने अपने सर्वेंट से इशारा करके बख्शी सर को बुलाने के लिए भेजा। आदित्य अभी भी खड़ा ही था। कुछ ही देर में वो सर्वेंट लौटा और उसने कहा, सर ने कहा है कि वो इनसे अकेले में मिलना चाहते हैं। इसके बाद सबके मुंह लटक गए क्योंकि सब कई घंटों से आदित्य का इंतजार कर रहे थे। सुशील ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और वो कुर्सी पर बैठ गया। Thank you very much for hearing the last episode of the Geek.